हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का एस्पेक्ट समझा दिया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है। वो सारी चीजें हम पिछले वीडियो तक कवर कर चुके हैं। अब हम यहां देखेंगे कि आप जो देख रहे हैं आज, क्या देख रहे हैं कि आज मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे की जाती है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज डू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम चैनल, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ओपन हाउस सेशन में बात करना है और क्या कह सकते हैं स्पेशल क्लासेस अटेंड करना है, तो बहुत सारे फीचर्स जो है अनअकैडमी ऐप पर आपको मिलेंगे। आप अनअकैडमी ऐप पर इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि डाउट सॉल्व कर सकते हैं, रेज अ हैंड फीचर होता है, ठीक है, क्विज होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। तो इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। फाइन, अगला पार्ट अगर आता है तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आपसे जब पूछा जाए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो आप देख रहे हैं आज, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये आप बोलोगे हाँ सर बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक से कुछ ऐसा थोड़ी ना आपसे कुछ रॉकेट साइंस पूछ लिया है। आप ये ऑब्जर्व करके बताओ कि जब आप बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखते हो तो क्या देखते हो उसमें। ठीक है, उसमें क्या देखते हो? तो आप एक सबसे पहली चीज होती है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जब क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेड बाय हैंड, तो हाथ से बनाया जाता था, तो क्राफ्ट वर्कर भी काम करते थे, यही क्राफ्ट वर्कर भी यही काम करते थे। तो क्राफ्ट वर्कर हाथ से कैसे बनाते थे? तो अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस व्हिच आर मेड टू ऑर्डर। ठीक है, तो जब क्राफ्ट वर्कर्स जो होते थे, क्राफ्ट मतलब क्या, हाथ से बनाना, तो जब ये हाथ से बनाने का काम होता था, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे होती थी, जब मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। ठीक है, तो वो जो स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें क्या होता है, उसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑन ऑर्डर फ्यू पीसेस वर बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, कुछ ही पीसेस वगैरह बनाए जाते थे, ऑर्डर पर बनाए जाते थे। इसके चलते क्या होता था, इसके चलते जो कॉस्ट होती थी ना, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, कॉस्ट हाई होती थी। ठीक है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हाई हुआ करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलप होना स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जब कन्वर्ट हो गया, तब क्या देखने को मिलता है, मास प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। असेंबली लाइन प्रोडक्शन के बारे में सुना है, छोटी क्लासेस में हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है आपने। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट बना दी जाती है कि कोई पैकेजिंग ही करेगा सिर्फ, तो वहां पे वर्कर का काम क्या है, बस ऐसे ऐसे हाथ चलाना है, पैकेजिंग करना है। किसी का काम क्या है कि कोई पैकेजिंग के अलावा कोई क्या करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, तो वो वर्कर का काम बस ये है कि क्वालिटी चेक करना है, ऐसे ऐसे काम करना है। एक चार्ली चैपलिन की एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, उसे देखना, उसमें बहुत अच्छी तरह से मतलब ये पूरा सिनेरियो बताया है, फनी है, लेकिन वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की रियलिटी को भी दर्शाती है। तो प्लीज डू वॉच दैट इफ यू हैव टाइम। ठीक है, उसका नाम एक्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन देखना। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बता रहा था यहां पे, हाँ, तो यहां पे क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, मेथड ऑफ स्किल या फिर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आप क्या करते हैं, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जब देखते हैं तो वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, स्किल्स का, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई। उसी के साथ साथ क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपको मैकेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मैकेनाइजेशन मतलब क्या है कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग जब स्मॉल स्केल पे किया जाता था, वहां पे सब कुछ हाथों से किया जाता था, लेकिन मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैकेनाइजेशन हो गया। ठीक है, सब कुछ मशीन से होता है। ठीक, तो मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स व्हिच अकम्प्लिशेस टास्क। ठीक है, तो आप क्या करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जहां पे क्या बनता था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये कह सकते हैं स्लाइड चेंजर बनाया जाता था। तो पहले मशीन नहीं थी उनके पास, तो जैसे तैसे बनता था, फिर हाथ से उसकी पैकेजिंग होती थी, डब्बे पे टेप हाथ से लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर आप जैसे देखेंगे बड़ी हो गई कंपनी, उनको फंडिंग मिल गई। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना स्टार्ट होती है, तो उसमें मैकेनाइजेशन होता है चीजों का। मैकेनाइजेशन ऐसे होता है कि उन्होंने फिर एक मशीन लिया है कि अब ये डब्बे बनाना और डब्बे पे टेप लगाने का काम कौन कर लेगा, मशीन कर लेगी। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स व्हिच अकम्प्लिश टास्क। ठीक है, ऑटोमेशन अगली चीज होती है। तो ऑटोमेशन क्या होता है,
मैकेनाइजेशन में ऑटोमेशन हो जाता है, मतलब फिर चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती है। आपने बहुत सारी ऐसे देखे होंगे, तो क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट पे चीजें चलती रहती है कि अपने आप क्या होगा, उसमें सामान पैक हो जाएगा, अपने आप डब्बा बंद हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, वो आगे वाले डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा। तो क्या है, ये सारे काम जो मैनुअल होते हैं, वो मैनुअल काम को कम से कम करने की कोशिश की जाती है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या देख लिया आपने, एक देखिए स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, एक तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक वर्कर एक ही काम को रिपीट करता है, तो स्पेशलाइजेशन दे दिया कि तुम डब्बे पैक करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। वैसे ही दूसरी चीज क्या होती है कि जब और मॉडर्न मैकेनाइजेशन कह सकते हैं, लार्ज स्केल मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, तो चीजों का मैकेनाइजेशन होता है, मशीन्स गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन क्या होता है, विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। मतलब मैकेनाइजेशन जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है, तो वहां पे ह्यूमन बींग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होते चले जाता है, ठीक। फिर क्या है, ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विथ फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम where machines are developed to think have sprung up all over the world, और with दी कह सकते हैं ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जब बनाने की जो तरीका है ना, जो बनाया जा रहा है, वो बनाना आप कैसे हो रहा है, वो बनाना आप पूरा का पूरा मशीन से हो रहा है, ऑटोमेशन से हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अभी आपको अगला जो कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूं, उसमें और पिछले वाले कैरेक्टरिस्टिक में दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। यहां क्या लिखा देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिया गया है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मैकेनाइजेशन कैसे अलग है देखो। तो यहां मैकेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैन्युफैक्चरिंग मैकेनाइज्ड होते देखने को मिलेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनाइज्ड होते देखने को मिलेगी। और अगली चीज जो है वो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा पूरी प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग की, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें आपको चीजों का क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के चलते रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के चलते रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। व्हाई? फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो लार्ज स्केल मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में वो सब कुछ मैकेनाइज कर दिया, और वो मशीन्स में और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करने की प्रयास करते हैं, ताकि क्या है, ताकि जिससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे कम किया जा सके। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लीजिए कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसे आप देखोगे तो आयरन ओर से क्या निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है, ठीक है, स्टील बनाया जाता है, सारी चीजें की जाती है। और ये आज से नहीं हो रहा, आज से हजारों साल पहले से हो रहा है। पहले क्या करते थे, जो आयरन स्मिथ वगैरह होते तो घर में भट्टियों में करते थे, फिर मशीन्स आ गई तो अब ब्लास्ट फर्नेसेस बड़ी बड़ी मशीन्स में होने लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप जैसे देखेंगे कि जो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारण बन जाता था, या फिर कह सकते हैं कि उसमें वेस्ट बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, प्रोडक्ट वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता था। तो अब उस मैन्युफैक्चरिंग को आपने मैकेनाइज कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से आप क्या करेंगे, क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वेस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनएफिशिएंसी जो है, ठीक है, कि मतलब वेस्ट जो कह सकते हैं कि और रॉ मटेरियल था बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, इनएफिशिएंट तरीके से काम किया जा रहा है, उसको कम करने की कोशिश करोगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हमारी मदद कर सकता है, समझे। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हो गया, समझ में आया। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मैकेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, तो ये सारी चीजें रहती है। फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन में क्या आया, तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन में ये है कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस एक टीन डाल के क्या कर लिया उन्होंने, एक यूनिट बना लिया, वहां पे सामान बन रहा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिसमें आप क्या देखते हैं, जिसमें अलग अलग हायरार्की होती है, ठीक है। हायरार्की में क्या देखने को मिलेगा आपको कि बॉस होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, फिर एम्प्लॉयज के नीचे और मतलब जैसे एक तरह से पूरा का पूरा मैनेजरियल सिस्टम बना रहता है। तो ये वही बताया गया है क्या कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो होती है तो उसमें सिर्फ वर्कर्स नहीं मिलेंगे आपको, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक तरह से लेयर्स में चीजें बटी हुई रहती है। तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग किस चीज से कैरेक्टराइज्ड है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कि मशीन से सब कुछ काम चल रहा है, मैकेनाइजेशन।
एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। ठीक है, तो आपको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब लेबर को कैसे कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ लेबर्स का काम क्या है, कुछ लेबर्स का काम मान लीजिए एक तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन करने का है। ठीक है, तो एक दूसरा डिपार्टमेंट होगा जिनका काम क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट की क्वालिटी चेक करने का है, दूसरे तीसरे का पैकेजिंग का है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया है यहाँ पे, इस तरह से आप जैसे देखेंगे तो मैकेनाइजेशन के साथ साथ में स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, इस चीज पे फोकस किया है। कैपिटल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंडिंग होती है, कैपिटल होता है तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और फिर क्या है, डिसीजंस लेने के लिए एक पूरी की पूरी क्या होती है, टीम होती है, एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी आपको देखने को मिल जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन भी क्या होता है, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगला एक और अगर पार्ट देखें हम, तो अगला पार्ट क्या है, अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, क्या कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ना, तो वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको कुछ ही एरियाज में देखने को मिलेंगे। अब कुछ ही एरियाज में क्यों देखने को मिलते हैं, तो उसके पीछे अलग कारण है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, वो हम अलग से पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बाकी अगर आप यहां समझोगे तो यहां सिंपल क्या बताया गया है, अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताया गया है कि मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडर्न, जैसे अगर आप आज की मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, और हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे। कारण क्योंकि वहां पे कुछ फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और अब जहां पे इंडस्ट्रीज है वहां क्या होगा, वहां पैसा होगा, पैसा होगा तो पॉलिटिकल पावर होगी। तो इस तरह से क्या है कि जहां जहां इस तरह की इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही है, वहां वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां वहां आपको एक तरह से आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर देखने को मिलेगी। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लेकिन आप जिसे देखेंगे तो अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्या कि वो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ यहां है कुछ वहां है, इस तरह से अनइवनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अब वो जितना एरिया इंडस्ट्रीज कवर कर रही ना वो काफी कम है व्हेन कंपेयर्ड विद एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ये फार्मलैंड है, ठीक है, ये फार्मलैंड इतना एरिया फैला हुआ पूरा, क्योंकि आपको पूरी एक एक जमीन का हिस्सा चाहिए, वहां पे आप खेती करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए आपको इतना बड़ा फार्मलैंड नहीं चाहिए, इतने बड़े इंडस्ट्री में आप इतना ही आउटपुट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ में आया? तो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर मच लेस, क्या है, कॉन्स्पिशियस एंड कंसंट्रेटेड ऑन much smaller area than that of agriculture due to greater intensity of processes। ठीक है, तो अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपको ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेस देखने को मिलेगी, काम दबा के किया जाता है, दबा के किया जाता है और एक कन्फाइंड स्पेस में किया जाता है। आपको खेत की तरह लंबे चौड़े प्लॉट्स नहीं चाहिए रहते जहां आपको क्या है हर एक जगह आप बीज लगाओगे। समझ में आया? तो इसके चलते क्या है, जो एरिया कवर्ड रहता है, तो एरिया कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कम रहता है व्हेन कंपेयर्ड विद ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी में आपने देखा था ना कि वास्ट लैंड चाहिए रहते हैं, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग हो गया, फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह, लाइफ स्टॉक की फार्मिंग कैसे करोगे, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वगैरह हो गया, ध्यान करो टर्म 1 में पढ़ा है। तो उसकी अपेक्षाकृत यहाँ पे आपको जगह की कमी, मतलब कम जगह में काम चल जाता है। ठीक है, तो कम जगह में काम चल जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अब आगे बढ़े अगर, तो देखो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सवाल अच्छे से समझना। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उसमें आपने स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर देख लिया, फिर रिकॉल करो, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर देख लिया आपने, देख लिया क्या कि अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और भी आपने उसके पहले एस्पेक्ट्स जो देखे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, इसमें मैकेनाइजेशन एक पार्ट होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कहीं ना कहीं आपको ये, मतलब आप जिस रोड पे जा रहे हो, ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप देख सकते हो कि हाँ दीज आर दी मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फाइन। लेकिन ये मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो, तो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बताया ना। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कोई कोई फैक्टर्स होते हैं जो इस इन इंडस्ट्रीज के कह सकते हैं स्टैब्लिशमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ठीक है, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? पहला फैक्टर जैसे हम देखें, इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट।
इंडस्ट्रीज जो होती हैं तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करती है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इसके चलते वो देखती है कि जहां सबसे कम खर्च में काम हो जाए हम वहां अपने आप को स्टैब्लिश करें, ठीक है। देयरफॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम, ठीक है। तो जहां प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होगा इंडस्ट्रीज वहां सिचुएट करेगी अपने आप को, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर एज अंडर, ठीक है। एज अंडर मतलब ये सारे फैक्टर्स है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या फैक्टर्स है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स यहां पे है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एक्सेस टू मार्केट। मार्केट को एक्सेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आपने इंडस्ट्री लगा लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना है, लेकिन अगर वो बिकेगा नहीं तो उसको क्या करोगे, जेब में रखकर मतलब घूमने से तो रहे आप, ठीक है। वो अगर आपने 100 रुपए लगा के कोई प्रोडक्ट बनाया और आपको 110 नहीं दे पा रहा है तो आपका प्रोडक्ट बनाना क्या है, फेल है, ठीक है। वो आपका प्रोडक्ट बनाना गलती है एक तरह से। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, क्या एक्सेस टू मार्केट में क्या बताया गया है कि कोई भी इंडस्ट्री मतलब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री का लोकेशन तय करने से पहले यह देखेगा कि वो जो भी बनाएगा प्रोडक्ट, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा वो उसे बेच पाएगा कि नहीं, और बेचने के लोगों के घर घर नहीं जाना, उसे मार्केट है कि नहीं वहां पे, ठीक है। तो मार्केट से क्या समझ में आता है, ठीक है, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैसे समझा दिया ना मैंने आपको। तो अब अगर बात की जाए कि मार्केट होता क्या है, तो मार्केट मींस पीपल who have demand for these goods and also have the purchasing power, ठीक है, ability to purchase, to be able to purchase from the seller at a place। मार्केट अब जरूरी नहीं कि देखो कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते चला है, कैसे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करते चले गई, कि पहले जगह का होना जरूरी होता था, ठीक है। पहले मार्केट के लिए एक जगह का होना जरूरी होता था कि जहां पे सेलर भी बैठ पाए, जहां पे बायर भी बैठ पाए और फिर वो अपना सामान खरीद पाए, बेच पाए, इस तरह से। लेकिन अब क्या, आज तो ऑनलाइन मार्केट है, तो इंटरनेट पे क्या है कि आपको जगह नहीं चाहिए, आपको बस क्या चाहिए कि आप तक कस्टमर पहुंच पाए और आप कस्टमर तक पहुंच पाओ, आप कस्टमर तक पहुंच पाओ इन द सेंस क्या है कि आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को दिखा पाओ कस्टमर को। तो इस तरह से अगर आप समझोगे तो मार्केट क्या होता है, मार्केट मींस पीपल, ठीक है। मार्केट मतलब लोग ही है, जहां पे आपको लोग खरीदने और बेचने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो जहां पे लोग क्या है, डिमांड करें गुड्स की, और जहां पे लोगों के पास पावर हो गुड्स को खरीदने की। अब ऐसा नहीं कि डिमांड कर लिया और जेब खाली है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से जैसे अगर आप समझेंगे तो ये मार्केट की डेफिनेशन हो गई। दिस इज समथिंग अबाउट मार्केट। तो मार्केट एरिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइप टू टाइप, लोकल टू ग्लोबल। जैसे क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे आप देखेंगे तो कुछ क्या होते हैं, लोकल मार्केट्स होते हैं। लोकल मार्केट्स मतलब क्या है कि वहां पे आप देखते हैं तो वो लार्ज स्केल वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं कहीं ग्लोबल मार्केट होते हैं। ग्लोबल मार्केट कैसे होते हैं, तो कुछ गुड्स हो गए, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, तो इनका मार्केट ग्लोबल होता है। ऐसा नहीं है कि वेपन बना रहे तो बस शहर के सभी लोगों को बांट देंगे, वेपन ये लो खरीद लो, ठीक है। वेपन वगैरह हो गया, ठीक है, कह सकते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह जो होगा, तो इनके ग्लोबल मार्केट होते हैं कि जहां पे भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रांस में बन रहा है तो वो फ्रांस की कंपनी वर्ल्ड वाइड क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, ठीक है, जो बहुत एक्सपेंसिव और कह सकते हैं बहुत कह सकते हैं क्या कि रेयर या फिर कम जो जिसकी डिमांड होती है ना, वैसे प्रोडक्ट जो होते हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, वेपन्स हो गए, ये कम लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो इनका मार्केट ग्लोबल होता है। और डे टू डे यूज का जो प्रोडक्ट होता है तो उनका मार्केट कैसा होता है, बहुत लोकल होता है। जैसे आप चाय का मार्केट है तो चाय का मार्केट हर गली में चल सकता है, हर गली में चल सकता है, ठीक है, शहर छोड़ो हर गली में चल सकता है। तो उसी तरह से आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह से आपको ये चीजें समझना होगी, कनेक्ट करना होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपने जो 4-5 पॉइंट पहले डिस्कस किए, उसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, दो इट इज अ फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन, along with that it is also characteristic क्या कि एक्सेस होना चाहिए मार्केट की। मार्केट क्या है समझ में आया, और मार्केट की एक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट नहीं होगा तो प्रोडक्ट बेचेगा कैसा कोई भी इंसान, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। समझ में आया, दिस इज द पॉइंट। अगली चीज क्या है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है, सेकंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द इंडस्ट्रियल लोकेशंस, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तक की पहुंच होना चाहिए। रॉ मतलब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो है, तो इंडस्ट्री ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मार्केट देख लिया, हाँ यहां बेच देंगे, लेकिन उनको जो सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, बिस्किट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो अब वो क्या करेगी, बिस्किट तो बनाएगी और उसको ये भी दिख रहा है कि बाहर लोग लाइन लगा के खड़े कि बिस्किट दे दो खाने के लिए, लेकिन बिस्किट बनाने के लिए उसे आटा, ठीक है, शक्कर, तेल, ये सारी चीजें चाहिए रहेगी ना, घी भी डाल देना थोड़ा सा। तो अब क्या होगा कि उसके लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना मार्केट होता है। तो एक्सेस टू मार्केट के साथ साथ में एक्सेस टू रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। फाइन, तो रॉ मटेरियल बाय इंडस्ट्री शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। मतलब रॉ मटेरियल
मिल जाएगा वो ठीक है, लेकिन वो आपको आपके पास में सही दाम में पहुंचे ताकि आपकी कॉस्ट ना बढ़े, ठीक है, वो आसानी से पहुंच पाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना यहां पे आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको हम रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं तो वैसे समझो। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल ओर्स are located close to source of raw material such as steel, sugar and cement industry। अब इसी बेसिस पे जिसे आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज सच एज क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी, मुझे पता नहीं कितने बच्चे 10th क्लास से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या होता है, शुगर इंडस्ट्री में क्या लगता है आपको, शुगर इंडस्ट्री में लगता है आपको शुगर केन। अब शुगर केन जो है क्या है, बल्कि मटेरियल है, बल्कि मटेरियल है। अब शुगर जो मील्स होती है, शुगर मिल्स जो होती है, तो उसमें जब तक शुगर केन नहीं पहुंचेगा वो आगे शुगर बना के कैसे देंगे बताओ, वो आगे शुगर बना के दे ही नहीं सकते किसी को, शुगर बना के मतलब ये यहाँ पे शुगर है, हाँ इंडस्ट्री में समझ लेना, इंडस्ट्री और शुगर दोनों एक जैसे हो गए, तो आगे शुगर बना के दे ही नहीं सकते, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में शुगर इंडस्ट्रीज जो रहेगी, शुगर मिल्स जो रहेंगी, वो अधिकतर कहां सिचुएटेड होंगी, जहां उसे उसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अवेलेबिलिटी या फिर एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है। जहां से रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए हम हमारी इंडस्ट्री वहीं लगा लेंगे। ये तो अधिकतर ऐसी इंडस्ट्रीज जो चीप बल्कि और वेट लूजिंग मटेरियल पे, वेट लूजिंग मटेरियल मतलब क्या होता है, जहां पे ओर्स, जैसे अब आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पता है कि मैं इतना सारा रॉ मटेरियल ढो के लाऊंगा और वो आधे से ज्यादा रॉ मटेरियल मुझे कचरा बना के फिर बहाना रहेगा, तो इससे बेहतर यह है कि जहां रॉ मटेरियल है वहीं चले जाऊं मैं, ठीक है। और बल्कि मतलब क्या, बहुत बल्क में, जैसे शुगर केन का मैंने बताया, ठीक है। चीप, जिन्हें सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए रहता था वो कहां देखेंगे, जहां सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे वुलन इंडस्ट्रीज वगैरह कहां स्टैब्लिश होती है, लुधियाना हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे उन्हें वुल मिल पा रहा है, वुल वहां पे मिल पा रहा है और सस्ते में मिल पाता है, इजीली अवेलेबल होता है, तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल वहां बेहतर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल are located close to the source of raw materials such as steel, sugar and cement industries. Perishability is a vital factor for the industry to be located close to the source of raw material, ठीक है। अब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो पेरिशेबल गुड्स से डील करती है, फॉर एग्जांपल डेयरी सेक्टर जो हो गया, ठीक है। तो अब मान लो क्या है, कोई वो लस्सी बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। कौन सी लस्सी पीना पसंद करते हो, मुझे एक महिंद्रा की आती है, ठीक है, वो बढ़िया लगती है। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो क्या पेरिशेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरिशेबिलिटी भी देखी जाती है ना, कि कहीं आप जो रॉ मटेरियल चाह रहे हो रॉ मटेरियल खराब ना हो जाए, पेरिश ना हो जाए, तो उस पेरिशेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि अधिकतर इंडस्ट्रीज कहां लोकेट की जाना चाहिए, कि जहां से उसका रॉ मटेरियल बिना खराब हुए पहुंच सके। तो जैसे डेयरी इंडस्ट्री हो गया, क्लासिकल एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक। एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। आगे ना समझ में, तो जैसे बताया गया एग्रो प्रोसेसिंग, मान लो क्या कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो खराब ना हो जाए, तो खराब ना हो उसके पहले इंडस्ट्री तक पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी इंडस्ट्रीज अधिकतर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास ही रहती है। तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल इज अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। अगली चीज एक्सेस टू लेबर, ठीक है, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब लेबर सप्लाई क्या, देखो इंडस्ट्री तो आपने लगा ली, रॉ मटेरियल भी ले आया आपने, मार्केट भी देख लिया, लेकिन वो सामान खुद उठ के थोड़ी ना, सामान मतलब वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल खुद उठ के थोड़ी ना फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। तो किसको काम करना पड़ेगा, किसको मेहनत करना पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लेबर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लेबर सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को जब डिसाइड करने की बात आती है तो लेबर सप्लाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर, ठीक है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है जहां पे लेबर कुछ भी नहीं है, कि बस उठा के लेके चल दिया कि चलो वहां पे तगारी उठाना है हमें, वहां पे आपको स्किल्ड लेबर चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया, टेनरीज वगैरह हो गया, ठीक है, जहां पे लेदर वगैरह का काम होता है, या फिर कह लो कोई फर्नीचर बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, अब आपको मैंने हथियार पकड़ा दिया कि जाओ बनाओ एक सोफा सेट बना दो, नहीं बना पाओगे ना। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जहां पे क्या है, स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथ टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वीविंग सेक्टर जो रहेगा, तो वहां पे इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रियल लाइन पे चीजें चल रही है तो वहां पे आपको क्या है, वैसे स्किल्ड लेबर चाहिए रहेंगे जो उस तरह का टेक्सटाइल बना पाए। तो एक चीज ये ध्यान में रखना पड़ती है कि जब भी आप क्या बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं किस चीज की, एक्सेस टू लेबर सप्लाई की, तो लेबर सप्लाई का अवेलेबिलिटी इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबरर्स,
ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि लेबर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम होते चले गए। ये आप देखना नॉर्मली भी क्या होता है, पहले फैक्ट्रीज में बहुत लोग काम करते थे क्योंकि सब कुछ पहले मैनुअल होता था, लेकिन जैसे जैसे वही मैंने बताया कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सब कुछ मैकेनाइजेशन हो रहा है। तो अब जब मैकेनाइजेशन हो रहा है, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है, तो उसके चलते क्या होता है कि इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और आसान हो गई है। उसके चलते क्या है कि आपको एक रिडक्शन देखने को मिलेगा किस चीज का, लेबर्स के ऊपर जो इंडस्ट्रीज का डिपेंडेंस होता था, ठीक है। अब क्या है, लेबर जो है वो कम लेबर्स में भी काम चल जाता है, ठीक है, कम लेबर्स में भी काम चल जाता है। एक्सेस टू लेबर सप्लाई के बाद में अगली चीज है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या बताया गया, अब आपके पास लेबर भी, आपके पास मार्केट भी, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो ना तो वो मशीन चलेगी, ठीक है, ना तो वो रॉ मटेरियल का कोई काम होगा, ना वो मार्केट में आप सामान सप्लाई कर पाओगे। तो आपको वो मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए रहेगी, एनर्जी चाहिए रहेगी। तो आप ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही नहीं हो रही प्रॉपर, ठीक है। तो पावर की जो बात की जा रही है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब पावर की बात की जा रही है। तो ये भी एक फैक्टर होता है विच इज इंपॉर्टेंट, विच इन्फ्लुएंसेस द इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन तय करने में एक फैक्टर ये भी इन्फ्लुएंस करता है चीजों को। तो इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का काम होता है तो वहां पे सब कुछ क्या चलता है, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन फर्नेसेस वगैरह होती है, स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होती है, तो उसमें क्या है, पावर का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का। तो उन्होंने बोला कि अब एनर्जी कहां से लाएंगे हम, तो बेहतर यह है कि जहां एनर्जी अवेलेबल हो, तो जहां हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, जहां कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहां पे कंटिन्यूस सप्लाई को इंश्योर किया जा सकता है, वहां इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, ठीक है। अर्लियर कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आज देखोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाता है, सिचुएट किया जाता है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। क्लियर हुआ। अगला क्या है, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। एक फैक्टर ये भी है कि अब आपने इंडस्ट्री लगाना है तो उस मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री को लगाने से पहले आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्री एंड टू मूव फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन हो जाती है, ठीक है। स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्री एंड टू मूव फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज एफिशिएंटली काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट कितनी जल्दी जा रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइम मैटर्स, ठीक है, टाइम मैटर्स। यहाँ पे समय जो होता है, समय और समय की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लोकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप देखेंगे कि कहां पे सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन लेड टू द इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब जब क्या होता है, आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा ऑन ग्राउंड, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ ही साथ रीजनल स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या हो रहा है कि जिस रीजन में मान लो रेलवेज हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां की इंडस्ट्रीज ये इंश्योर कर लेगी, वहां के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये इंश्योर कर लेंगे कि यहां पे क्या होगा, रॉ मटेरियल आसानी से सप्लाई हो जाएगा। तो इकोनॉमिक क्या देख रहे हैं आप, डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड वे में होता है कि इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ग्रो कर रहा है, सब कुछ एक साथ ग्रो कर रहा है। समझ में आई मेरी बात। फिर क्या है, कम्युनिकेशन। जैसे अब क्या लिखा है, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सिर्फ सामान का पहुंचा देना काफी नहीं होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब क्या है, जानकारी, मतलब आपने सामान तो वहां से निकाल दिया, लेकिन अब वो निकल गया तो कभी वापस नहीं पहुंचेगा। अब आपको बीच में ऐसा फोन लगा के बोलना पड़ रहा है क्या कि नहीं नहीं अब सप्लाई की जरूरत नहीं है, रोक दो सामान, तो क्या होगा, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आप खुद दौड़ के तो जाओगे नहीं वहां पे, आप फोन की मदद से, कम्युनिकेशन की मदद से क्या कर सकते हो, इस चीज को इंश्योर कर सकते हो ना। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का प्रॉपर एक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इतने फैक्टर्स के बाद में और भी फैक्टर्स है, देखो अभी घबराना नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग दी, कह सकते हैं लोकेशन, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो उसमें एक फैक्टर क्या हो गया, आप गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे, कि मान लो कि कोई गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा फ्रेंडली है किस चीज से, प्राइवेटाइजेशन से, प्राइवेट इंडस्ट्रीज से, तो वहां इंडस्ट्री खूब ग्रो करेंगी। अब कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो सोशलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देती है तो वो क्या करती है, ऐसे टैक्स लॉज वगैरह ले आएंगी, ऐसे रूल्स बना देंगे कि इंडस्ट्रीज का ग्रो होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर कह सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले एक फैक्टर इंपॉर्टेंट
यह भी हो जाता है जिसमें आप क्या देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो गवर्नमेंट्स अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, तो यहां पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज, मतलब रीजन के हिसाब से देखती है कि यहां इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में पोटेंशियल है तो गवर्नमेंट उस तरह से पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट्स अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके चलते क्या है, ऐसी रीजनल पॉलिसीज ली जाती कि जहां जरूरत है वहां पे, फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हम क्या कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि तेलंगाना को ऐसा लगा कि हमारे इंडस्ट्रीज और ज्यादा आना चाहिए, तो उसके चलते उन्होंने क्या टैक्स हॉलीडेज वगैरह देना चालू कर दिया कि इंडस्ट्रीज लगाओ, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कर्नाटक में जैसे आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है तो वहां की गवर्नमेंट ने वहां के लिए ऐसी रीजनल पॉलिसीज बनाई जिससे क्या हो, जिससे वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एट टाइम्स क्या करती, बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कर देती इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल लोकेशंस को, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को। ठीक है, एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, इकोनॉमीज होगा यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमीज लाइक लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज, एक पार्ट ये भी हो जाता है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होता है, देखो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का एक रीजन है इंदौर पिथमपुर वाला, तो वहां पे क्या है, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो अब जब पहले से वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, एग्लोमरेटिंग इकोनॉमीज आपको देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, तो अब अगर आप एक इंडस्ट्री आपके यहां दूर लगाओगे तो जो सारे बेनिफिट्स, ठीक है, मतलब संगठन में शक्ति होती है ना, तो सारे गवर्नमेंट से बेनिफिट या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर रॉ मटेरियल के बेनिफिट्स इस रीजन में अवेलेबल थे। ठीक है, वो पूरे के पूरे आपके लिए यहां पे अवेलेबल हो इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम one of the factor which influences the industrial location is the agglomeration economies या फिर links to the links between the कह सकते हैं इंडस्ट्रीज। तो जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है पहले से स्टैब्लिश, वहां जाने से एक फायदा यह है कि आपका कॉस्ट कम हो जाता है, रॉ मटेरियल लाने का, मार्केट का, ये सारी चीजें। ठीक है, टुगेदर दे कैन एंजॉय मोर बेनिफिट्स, तो एक पार्ट ये हो जाता है यहां पे। फाइन, मेनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम nearness to the leader industry and other industries. These benefits are termed as agglomeration economies. Fine, savings are derived from the linkages which exist between different industries. ठीक है, तो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में जो कॉमननेस वाले पॉइंट है, जैसे रॉ मटेरियल सबको चाहिए रहेगा, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक सबको पहुंचाना रहेगा, तो ये जो कुछ कॉमन बेनिफिट्स है, कॉमन एक्टिविटीज है, जैसे ऐसा रहता है ना, क्या होता है कि बस ट्रांसपोर्टेशन का फायदा क्या है, क्योंकि सभी को एक ही रास्ते पे जाना रहता है तो सब एक साथ बैठ जाते हैं। तो वही यहां पे है कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज जब रहेगी, जब अगर एक रीजन है विच इज लिंक्ड विद अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, तो उससे बेनिफिट्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, उससे बेनिफिट्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? तो अब यहां पे मैंने आपको मल्टीपल फैक्टर्स बताया, चलो एक बार जरा रिकॉल करते हैं हम। ठीक है, तो उन मल्टीपल फैक्टर्स में सबसे पहले क्या देखोगे आप, एक्सेस टू मार्केट एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मार्केट की एक्सेस होना चाहिए। वो क्या करता है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अगली चीज क्या है, मार्केट की लोकेशन मतलब मार्केट तक की तो एक्सेस हो गई हमें, अब मार्केट के बाद में वहां रॉ मटेरियल भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना, तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। रॉ मटेरियल भी मिल गया मान लो, अब रॉ मटेरियल मिलने के बाद में क्या है, रॉ मटेरियल मिल गया, मार्केट मिल गया, अब लेकिन आपके पास में फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर होना चाहिए, तो लेबर सप्लाई की एक्सेस है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, तो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग दी, क्या कह सकते हैं, विच इन्फ्लुएंसेस दी इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, अगला पॉइंट जो जाएगा, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ साथ एग्लोमरेशन इकोनॉमीज जो है वो भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। ठीक, सो दीज आर दी पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया कि इंडस्ट्रियल फैक्टर्स मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक, और आप इसको ब्रॉडली किसके अंदर पढ़ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक टॉपिक था तो मैंने सोचा आपको एक साथ लेते चलूं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फुटलूज इंडस्ट्रीज का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुटलूज इंडस्ट्रीज? ठीक है, तो फुटलूज इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, मतलब जो जगह की मोहताज नहीं होती है। ठीक है, वैसी इंडस्ट्रीज, जैसे हमने अभी क्या देखा कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल है कि नहीं है, लेबर है कि नहीं है, पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। लेकिन फुटलूज इंडस्ट्रीज जो होती है ना, तो ये फुटलूज इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में लोकेट की जा सकती है। वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में कैसे लोकेट की जा सकती है, तो देखो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, ठीक है, वेट लूजिंग और अदरवाइज, मतलब उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनका रॉ मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल वेट लूज करेगा नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि उसमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है, दिमाग में सोचते चलना, मैं होमवर्क दूंगा आपको एक, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर। कंपोनेंट पार्ट्स जो मतलब बोलते हैं ना कि शुरू करने के लिए बस कुछ जो बेसिक चीजें चाहिए रहती है, उन बेसिक चीजों पे डिपेंडेंट होती है कौन? उन बेसिक चीजों पे डिपेंडेंट होती है मॉडर्न लार्ज स्केल फुटलूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज सिर्फ कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, उसके बाद में उनका काम चालू हो जाता है, उन्हें बार बार रॉ मटेरियल वगैरह इस तरह की चीजें नहीं चाहिए रहती है। फाइन, दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय अ स्मॉल लेबर फोर्स, ठीक है। अब वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है और स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है उसके, और उनको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कम लोगों में काम चल जाता है। दीज आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, ये ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करती है। द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी टू रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क होना चाहिए बस थोड़ा सा, ताकि क्या हो सके, ताकि अगर ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का या फिर मान लो मूवमेंट ऑफ पीपल की जरूरत पड़े तो वो हो सके, ठीक है। तो लूज फूड इंडस्ट्रीज की बेसिक आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लूज फूड इंडस्ट्रीज? तो वो इंडस्ट्रीज विच आर नॉट which industries which can be located in wide variety of places which are not dependent on raw material और weight lose industries, ठीक है, जिन्हें सिर्फ बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। फाइन, जिन्हें सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है कि अवेलेबिलिटी हो रोड नेटवर्क की, बाकी उसके अलावा ज्यादा क्या कह सकते हैं कि ना तो वो पोल्यूट कर रही है, ज्यादा कह सकते हैं कि उसके अंदर लेबर की जरूरत भी नहीं होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, बताओ मुझे, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बाकी आप भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो जैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, एडटेक इंडस्ट्री जो है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां आप देखेंगे हम कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, बस मैं हूं और आप बहुत सारे हो, हम पढ़ पा रहे हैं, आसानी से काम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस देखेंगे, तो फुटलूस इंडस्ट्री का एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। और क्या एग्जांपल हो सकता है ये आप और बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। सो दिस वाज द टॉपिक, आई नो थोड़ा सा लेंदी था, यहां पे टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को जैसे अगर आप देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप देखोगे तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।